नमस्कार, मैं हूँ उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से भूगोल विभाग से डॉक्टर रंजू जोशी पांडे, जो आज आपको उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेश के बारे में आपको बताना चाहती हैं। अपने विचार आपके साथ साझा कर रही हैं और मेरे साथ है प्रदीप कुमार पंत, ये भी भूगोल विभाग से ही हैं, और मिस्टर सुधांशु वर्मा। अगर हम उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेशों की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि भूगोल क्या है एक्चुअली। तो बहुत शॉर्ट से शब्दों में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भूगोल पृथ्वी और उसकी विशेषताओं का अध्ययन है, जिसमें प्राकृतिक पर्यावरण, मानव आबादी और उसकी आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां शामिल होती हैं। यानी कि अगर हम देखते हैं कि फिजिकल जो है वो हमको जो पृथ्वी जो हमको प्राकृतिक उपहार प्रदत्त हुए हैं, उनमें जब मानवीय गतिविधियां या आपस में पारस्परिक संबंध होता है तो उसको हम जो है वो भूगोल के अंतर्गत लेते हैं। तो भूगोल की जो मुख्य दो शाखाएं हैं वो है, एक भौतिक भूगोल है और एक मानव भूगोल है। तो भौतिक भूगोल में भू आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, पर्यावरण विज्ञान, इन सब की बातें हम करते हैं जो प्रकृति द्वारा हमको प्राप्त हैं, निशुल्क प्राप्त हैं। उसके बाद मानव भूगोल आता है, जब मानव का हस्तक्षेप होता है, जैसे आर्थिक भूगोल है, जनसंख्या भूगोल है, सामाजिक भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ये सब मानव भूगोल के अंतर्गत आते हैं। जब हम बात करते हैं कि भूगोल विषय की हम बात कर रहे हैं, तो चाहे वो भूगोल का विद्यार्थी हो, क्लास 8 तक तो लगभग सभी ने पढ़ी होती है। तो हम जब भी बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौगोलिक प्रदेश की, चाहे हम भारत की बात करें या हम उत्तराखंड की बात करें। तो वो जो भौगोलिक प्रदेश है, तो पृथ्वी की संरचना, भूगर्भीय बनावट या भौगोलिक प्रदेश जिनकी हम बात करते हैं, उसके विषय में हमको ये जानना जरूरी है कि हम किस तरीके से उसको विभाजित करते हैं। तो आज हम सबसे पहले उत्तराखंड का एक टॉपिक लेकर के आए हैं कि उत्तराखंड के भौगोलिक प्रदेश। तो उत्तराखंड जो राज्य है वो सभी को लगभग पता है कि 93% जो है वो पर्वतीय भाग है, और जो शेष 7% बचता है वो मैदानी भाग है। उत्तराखंड बहुत छोटा सा राज्य है, आप सभी लोग उसके बारे में जानते हैं। तो अब हम उसकी भूगर्भीय संरचना, स्थलाकृतिक विन्यास और धरातली बनावट के आधार पर कितने भागों में बांट सकते हैं। तो जब हम बात करते हैं कि हम भौगोलिक प्रदेशों को बांट रहे हैं, तो उसको बांटने का मेन रीजन होता है कि भूगर्भीय संरचना कैसी है वहाँ की, उसका स्थलाकृतिक विन्यास कैसा है, उसकी धरातलीय बनावट कैसी है, जैसे वहाँ पर पर्वत है, पठार है, मैदान है। इसके आधार पर उत्तराखंड को 4 भागों में बांटा जा सकता है। तो पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरा है वृहत हिमालय या महान हिमालय, ग्रेट हिमालय बोलते हैं इसको, तीसरा है लघु हिमालय, लेसर हिमालय, और उसके बाद आता है शिवालिक रेंज, शिवालिक हिमालय, जिसमें भाबर और तराई की हल्द्वानी जो है, जहां हम बैठे हैं, जहां पर से हम बात कर रहे हैं, वो प्रॉपर जो है वो भाबर रीजन है, जो एकदम पहाड़ की तलहटी पर होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रांस हिमालय की। तो ट्रांस हिमालय जो है वो महान हिमालय की जो मुख्य श्रेणियां हैं उसका उत्तरी भाग है, जो टेथिस हिमालय अथवा ट्रांस हिमालय के नाम से जाना जाता है। और ऐसा माना जाता है वास्तव में जो हमारा वृहत हिमालय है, जो एक पार्ट है वृहत हिमालय, उसी का ये भाग है। इसकी खोज जो है वो स्वेन हेडन ने की थी 1936 में, और इसकी आयु लगभग 7 करोड़ से 60 करोड़ 60 करोड़ वर्ष तक अनुमानित है। जब हम ट्रांस हिमालय की बात करते हैं तो ट्रांस हिमालय जो है वो उत्तर पूर्वी भाग है, जो दक्षिण में तैथिस भ्रंश द्वारा वृहत हिमालय से अलग होता है, और इसकी चौड़ाई जो है वो 20 से 30 किलोमीटर तक है। कहीं कहीं पे 35 किलोमीटर तक भी इसको माना गया है। और इसकी जो चट्टानें हैं वो बहुजीवावशेष चट्टानें हैं, और यहाँ पे कहीं कहीं पर सिल्यूरियन युग की जो है स्फटिक चट्टानें भी पाई जाती हैं। संरचनात्मक, भूविवर्तनिकी तथा भौम्य आकृति की दृष्टि से यह भूभाग वृहत हिमालय क्षेत्र से बिल्कुल अलग है, समानता बिल्कुल नहीं पाई जाती है इसमें। और इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 4,800 मीटर से 6,000 मीटर के बीच में पाई जाती है। और भौगोलिक दृष्टि से क्षेत्र जो है वो रेन शेडो है, इसको वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं, जो पूर्णतः शुष्क है और वनस्पति विहीन है। यहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाती है, जनसंख्या विहीन है। कहीं कहीं पर ऊंचे ऊंचे भागों में हिमानियां मिलती हैं, यहाँ पर हिमानियां स्थित हैं। तो ये था हमारा ट्रांस हिमालय। इसके बाद हम वृहत हिमालय की बात करेंगे, जो आपको बताएंगे मिस्टर सुधांशु वर्मा। वृहद हिमालय, जिसको कि ग्रेटर हिमालय या मध्यवर्ती रवेदार चट्टानों का प्रदेश भी कहते हैं, यहाँ अत्यंत शीत
शीत और यू आकार की घाटियां पाई जाती हैं। और ये वर्ष भर शीत से वर्ष भर बर्फ से ढकी हुई चोटियां यहाँ पाई जाती है, जिसमें कि बंदरपुंज, केदारनाथ, सपोपन, चौखंबा, कामेत, नीलकंठ, माणा, हाथी पर्वत, गौरी पर्वत, नंदा घुंगटा और त्रिशूल पर्वत, यहाँ पंचाचूली पर्वत, बहुत सारे जो हाई लेटीट्यूड के जितने भी पर्वत हैं वो बृहद हिमालय के अंतर्गत पाए जाते हैं। इसी प्रकार यहाँ का जो उच्चावच है, रिलीफ है, वो 4800 मीटर से लेकर 6000 मीटर के मध्य पाए जाते हैं। यहाँ के जो भी पर्वत हैं, ऊंचे नीचे जितने भी हैं, और यहाँ की जो चट्टानें हैं उनमें ग्रेनाइट की चट्टानें, और क्योंकि ये मध्यवर्ती रवेदार चट्टान है तो इसलिए अवसादी चट्टानों की प्रधानता यहाँ पाई जाती है। इसी प्रकार यहाँ जीवाश्म युक्त कायांतरित चट्टानें भी पाई जाती हैं, जिसमें कि जीवाश्म के अवशेष विद्यमान रहते हैं। इसी प्रकार बृहद हिमालय जो सेंट्रल बाउंड्री थ्रस्ट है, मुख्य केंद्रीय भ्रंश, लघु हिमालय से अपने आप को ये पृथक करता है, बृहद हिमालय। और उसके बाद हम बात करते हैं लघु हिमालय की, जिसको कि हम लेसर हिमालय कहते हैं, और ये सबसे बड़ा पार्ट है उत्तराखंड हिमालय का, सबसे बड़ा पार्ट, क्योंकि सभी पर्यटन स्थल और सबसे ज़्यादा जितने भी नगर और पर्यटक स्थल हैं और जितनी भी साइट्स हैं, ये सब लघु हिमालय में ही पाई जाती हैं। और इसकी जो चौड़ाई है वो 75 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो चट्टानें हैं वो कायांतरित चट्टानें, और सबसे पुरानी 60 करोड़ वर्ष से पहले की चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। यहाँ मुख्य रूप से स्लेट, चूना पत्थर, क्वार्ट्ज की चट्टानें यहाँ विद्यमान हैं, और सबसे ज़्यादा अवसादी चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार अगर वनस्पतियों की बात करें तो कोणधारी वन और घास के वृहद और विस्तृत मैदान यहाँ पाए जाते हैं, जिनको बुग्याल या अलग अलग नामों से, जैसे पयार हो गया, इन नामों से इनको पुकारा जाता है। लघु हिमालय की उच्चावच की बात करें तो 1500 मीटर से लेकर 2700 मीटर के मध्य यहाँ के उच्चावच पाए जाते हैं। उच्चावच का अर्थ होता है ऊंचे नीचे जो पर्वत हैं, कुछ पर्वत छोटे होते हैं, कुछ पर्वत बड़े होते हैं, तो उनकी एक समान ऊंचाई जो होती है वो इसी प्रकार जैसे गंगा का मैदान है, गंगा, यमुना, टॉन्स जैसी जो महत्वपूर्ण नदियां हैं वो भी लघु हिमालय से होकर के बहती हैं, वहाँ से प्रवाहित होती हैं। और लघु हिमालय में कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला है, जैसे कि देवबन है, लोखंडी है, टिब्बा है, सुरकंडा है। इसी प्रकार यहाँ लघु हिमालय में जो सबसे अधिक जीवाश्म युक्त चट्टानें जो हैं यहाँ पाई जाती हैं, ग्रेनाइट की रवेदार चट्टानें यहाँ पाई जाती हैं। तो इसके बाद जो शिवालिक वाला पार्ट है वो डॉक्टर प्रदीप पंत आपको बताएंगे। बाह्य हिमालय का बाहरी आवरण वाला जो क्षेत्र है ये शिवालिक रेंज में आता है। अभी बिल्कुल नूतन अवस्था में है। हिमालय का सबसे नया वाला भाग शिवालिक रेंज ही कहलाता है। इसके जो मुख्य हिमालय के दक्षिण में समानांतर रूप से विस्तृत जो शिवालिक हिमालय उत्तराखंड की अंतिम पर्वत श्रृंखला है और नवीन पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण जो हुआ वो 33 भूसन्नति से हुआ है। इसका उच्चावच जो है वो 750 मीटर से लेकर 1200 मीटर के आसपास है। पहाड़ियों को अलग करने का कार्य नदियां ही करती हैं, जिसमें गंगा है, यमुना है, टॉन्स है। यही नदियां इनको शिवालिक रेंज से मैदानी भागों को अलग करती हैं। शिवालिक एवं मध्य हिमालय को अलग करने का कार्य दून की घाटी भी करती है। शिवालिक पर्वत श्रेणियों के दक्षिण में पर्वतीय पाद प्रदेश रहते हैं, जिसे आर्थिक दृष्टि से उत्तराखंड का हृदय स्थल भी कहा जा सकता है। सबसे अधिक वर्षा एवं सबसे अधिक वन संसाधन शिवालिक हिमालय उत्तराखंड को अर्पित करता है। शिवालिक से निकलकर बहने वाली सदानीरा नदी अपने अपरदनात्मक एवं निक्षेपण क्रियाओं द्वारा समतल भूभाग का निर्माण किए हैं, जिन्हें जलोढ़ मैदान की संज्ञा दी जाती है। जब नदियां पर्वतीय भाग से मैदानी भाग में प्रवेश करती हैं, तब वो अपने साथ अपने परिवाहित पदार्थों का निक्षेप पर्वतीय पाद पर करती हैं। पर्वतीय पाद का मतलब है कि आप भाबरी क्षेत्र में आ रहे हैं। फलस्वरूप अनेक छोटे छोटे जलोढ़ पंखों का निर्माण कर शिवालिक श्रेणी की पाद स्थल पर, जिसका बाद में जलोढ़ मैदान के रूप में विकास होता गया। इसी के साथ साथ इसमें फिर एक रेंज निकलती है भाबर की।
शिवालिक श्रेणियों से जुड़ा हुआ मैदानी भाग भाबर के नाम से जाना जाता है। इसमें अपेक्षाकृत बड़े बड़े पत्थर, रेत, बजरी आदि का निक्षेप होता है। नदी का जल इस निक्षिप्त पदार्थों के नीचे तिरोहित हो जाता है, यानी रिस जाता है। आपको नदी ऊपर नहीं दिखेगी, नदियां जो हैं वो पत्थरों के नीचे चली जाती हैं। उसके बाद आता है तराई क्षेत्र। इसकी जो 10 से 15 किलोमीटर चौड़ाई वाला जो क्षेत्र होता है उसे तराई कहते हैं। भाबर के तिरोहित भाबर में जो नदियों का जल जब नीचे चला जाता है वो तराई में पुनः फिर से प्रकट हो जाता है। प्राकृतिक वनस्पति में अगर आप देखें तो शिवालिक हिमालय में वर्षा जो है वो 200 से 250 सेंटीमीटर तक औसत होती है। ऊंचाई वाले स्थान में जैसे आप ऊपर पहाड़ को चढ़ेंगे तो उसमें आपको चीड़, देवदार, बुरांस, ओक आदि वृक्ष आपको बहुतायत से देखने को मिल जाएंगे। लेकिन मैदानी या भाबरी क्षेत्र में या तराई क्षेत्रों में आपको शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल आदि की प्रमुखता मिलती जाती है। अब इसमें दो चीजें आती हैं, दून और द्वार। दून जैसे देहरादून, पतली दून, कोटा दून, चौखम दून, और द्वार में आते हैं हरिद्वार और कोट द्वार। इसकी जो लंबाई चौड़ाई है हरिद्वार और देहरादून की 75 किलोमीटर के आसपास है लंबाई, और चौड़ाई जो है वो 24 से 32 किलोमीटर तक है। इस भूभाग पर नदियों द्वारा जमा की गई मिट्टी में चावल की फसलें, बहुत अच्छी किस्म की फसल ली जाती है। खनिज में बहुतायत से चूना पत्थर डोलोमाइट की चट्टानों में मिलता है, जिससे सीमेंट आदि उद्योग आकार ले रहे हैं। शिवालिक हिमालय में अधिकतर भूस्खलन आपदा का आकार ले रहा है। ग्रीष्मकालीन जो तापमान है 29.40 से लेकर 33.8 सेंटीग्रेड तक इसका ग्रीष्मकालीन तापमान रहता है औसत, और शीतकालीन औसत तापमान 4.4 से 7.2 सेंटीग्रेड तक रहता है। यह अस्वास्थ्यकर जलवायु वाला क्षेत्र रहता है, इसमें मलेरिया आदि की संभावनाएं काफी रहती हैं। तथा हरिद्वार और देहरादून जो इसमें दो मुख्य जिले हैं उसमें लगभग 35.56% उत्तराखंड की पूरी जनसंख्या निवास करती है। फलों की इसमें अधिकता रहती है। अब ये जो था शिवालिक रेंज, अब हम आगे को इसका कंटिन्यू करवाएंगे, फिर हम फिर से आपके सामने फिर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।